नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जिले में धान खरीदी की तैयारी पूरी। बाहरी और पुराना धान खपाने वालों पर प्रशासन की कड़ी निगाह। सिविल लाइन पुलिस ने हुक्का सामग्री बेच रहे दुकानदार को पकड़ा। प्रतिबंधित सामग्री के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। जिला मुख्यालयों में राज्य स्थापना पर होंगे एक दिवसीय कार्यक्रम। रोशनी से नहाएंगे विभागीय कार्यालय। पहली बार बिलासपुर में हो रहा एथलेटिक्स प्रतियोगिता। 29 को उद्घाटन, 31 को किया जाएगा समापन। और नेवरा में फैक्ट्री स्थापना का हुआ जोरदार विरोध। जन सुनवाई में भड़के ग्रामीण। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। 1 नवंबर से राज्य में धान खरीदी शुरू होने जा रही है। खेतों में खड़ी फसल अभी काटने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा खरीदी केंद्रों में कलेक्टर के निर्देश पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि कोई भी अपना पुराना बचा हुआ धान खपा ना सके। कलेक्टर ने सभी खरीदी केंद्रों में इसे लेकर अधिकारी कर्मचारियों को अलर्ट कर रखा है। भले ही 3 दिन बाद धान खरीदी शुरू होने जा रही है, लेकिन अभी भी अधिकांश खेतों में फसल तैयार नहीं है। खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। अर्ली वैरायटी की फसल जरूर कहीं कहीं पक चुकी है और बहुत कम जगहों में इसकी कटाई भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी अधिकांश फसल खेतों में तैयार नहीं है। ज्यादातर इलाकों में धान की फसल अभी हरी नजर आ रही है। माना जा रहा है कि 15 नवंबर के बाद से ही ठीक से धान खरीदी शुरू हो पाएगी। इधर जिला प्रशासन ने कर्मचारियों अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है ताकि शुरुआती समय में कोई भी अपना पुराना या बाहर से लाकर धान खपा न सके। हमारे जिले का बॉर्डर किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगता है, परंतु शिकायतें आती रहती हैं जो अन्य राज्यों से परिवहन होता है एवं जो पिछले साल का बचा हुआ धान होगा उसको खपाने की कोशिश होती है। उसमें सतत निगरानी कर रहे हैं, विशेषकर जो पहला एक सप्ताह होता है 1 तारीख से 7 तारीख तक, क्योंकि अभी हम देखेंगे तो जिले में धान अभी भी खेतों में लगा हुआ है, पक रहा है 90 to 95%। तो जो पहले दिन धान आ जाता है उसमें संभावना रहती है कि ये पुराना धान है, बाहर का धान है, तो उस पर विशेष निगरानी रख रहे हैं। माना जा रहा है कि 1 नवंबर से इक्के दुक्के किसान ही धान बेचने आ सकते हैं। हालांकि जिले में धान खरीदी की तैयारी पूरी हो चुकी है। 130 उपार्जन केंद्रों के जरिए जिले में धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए सभी केंद्रों में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। ये नोडल अधिकारी अपने अपने खरीदी केंद्रों में जाकर जायजा लेंगे और ये देखेंगे कि किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने पाए। पिछले 2 साल से प्रत्येक केंद्र पर एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई जा रही है। इससे पहले एक अधिकारी पर 3 से 4 केंद्रों के निरीक्षण का जिम्मा रहता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने 1 नवंबर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किए जाने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर जिला प्रशासन ने सभी धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था पूरी कर ली है। दूसरी तरफ देखा जाए तो फसल कटाई को लेकर किसान अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं। बारिश की वजह से अभी धान कटाई में वक्त लग सकता है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर किसानों का 1 नवंबर से धान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके मद्देनजर खरीदी केंद्रों में रंग रोगन, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था के साथ ही बारदाना की व्यवस्था कर ली गई है। कलेक्टर सौरभ कुमार के मुताबिक उनके जिले में इसके लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। बारदाना का पर्याप्त इंतजाम के साथ ही खरीदे गए धान का उठाव भी समय पर करा लिया जाएगा। हमारे जिले में 1.8 लाख हेक्टेयर किसानों ने धान बोया है। वो ये करीब 1.2 लाख किसान बनते हैं। हम इन सभी की धान खरीदी करने की तैयारी कर चुके हैं। बारदाने की स्थिति पर्याप्त है। सभी सोसाइटी में जो आंशिक 2 हफ्ते के जो धान खरीदी में जितना बारदाना लगता है उसका परिवहन हो चुका है। और जैसे जैसे खरीदी होती जाएगी हमको मिलरों से भी और पीडीएस से भी और बारदाने मिलते रहेंगे। बारदाने की समस्या नहीं होगी इस बार। और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द जो धान आएगा उसको सीधे मिलरों को उठाएं ताकि धान खराब होने की भी शिकायत ना मिले कहीं। इससे पहले ये देखा जाता था कि धान खरीदी शुरू होने से पहले किसान अपना टोकन कटवा लिया करते थे, मगर इस बार अभी तक टोकन कटाने की चिंता किसानों में दिखाई नहीं दे रही है। हमारे केंद्र में खरीफ धान खरीदी 2022-23 तैयारी पूरा कर लिया गया है और अभी कुछ छोटा मोटा काम चल रहा है, जैसे दीवार रंगाई है और साफ़ सफाई के लिए थोड़ा 1-2 दिन का समय लगेगा। बाकी सारी तैयारी कर लिया गया है ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और बारदाना हमारे यहाँ नया बारदाना 10,000 नग में पहुँच गया है और हमारे पास पीडीएस का बारदाना भी है 8,000, जिससे धान खरीदी होना है। और जो
अभी तक किसानों का तो क्या है, टोकन के लिए पहले किसान आ जाते थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी किसान हमारे से संपर्क नहीं किया कि हमको धान बेचना है, उसका टोकन कटाना है। दूसरी तरफ देखा जाए तो किसान धान कटाई को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। जल्दी पकने वाली धान की फसल तैयार तो हो गई है, मगर नमी की वजह से कटाई कर पाना मुश्किल हो रहा है। किसान बताते हैं कि इससे पहले धान पकते ही मशीनों से कटाई करा लिया जाता था, लेकिन अब भी जमीन पर नमी बनी हुई है और किसान जैसे तैसे फसल की कटाई मजदूरों के सहारे करा रहे हैं, जिससे उनको इस बरस दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हम आपको बता दें कि सरना, HMT जैसे कई किस्म के धान की कटाई में अभी लगभग 20 से 25 दिन और लगेंगे। अभी तो सरना है, HMT है, एमन है तो निकला थे वह निकले नहीं बरोबर जात के, और महमया धान और आयर 37 बोहन ते धान मन के सपेट हो गए हवे। पानी ज़्यादा गिरे के कारण पूरा धान सो गए, और धान सोए है तो मैं बहुत लागत आवत है। रोकड़ के लुआ था 15 जन के लुआई में 40 जन आदमी लगा थे भाई। अब एहू में समस्या है किसान ला, ज़्यादा लागत आवत है। अब कैसे कर भी, अब लागत आवे तो कहीं आवे, बोला तो कर डाले तो करबे पर ही भाई। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने खरीदी केंद्रों में व्यवस्था तो बना ली है, मगर अब देखना यह होगा कि 1 नवंबर को खरीदी केंद्रों में धान की बोहनी हो पाती है या नहीं। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित मंथन सभा कक्ष में शुक्रवार को जिला योजना सांख्यिकी विभाग द्वारा बनाए जाने वाले जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा गया। प्रशिक्षण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, सिम्स, शहरी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न निजी चिकित्सालयों के कर्मी के अलावा नगर निगम और विभागीय कर्मी मौजूद थे। यहाँ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म कैसे भरा जाए, इस बात की विस्तार से जानकारी दी गई। उप संचालक सुरेश कुमार कश्यप, ASO झील जायसवाल ने भी मौजूद सभी लोगों को गोदनामा की जानकारी प्रदर्शित करने के साथ ही मृत्यु के कारण, जांच रिपोर्ट के अलावा अन्य बारीक जानकारियां फॉर्म नंबर 4 में भरने कहा गया। जन्म प्रमाण पत्रों के लिए भी फॉर्म नंबर 1, 2, 3 को भरने का सही तरीका बताया गया। हुक्का की अवैध बिक्री और पिलाने के आरोप में सिविल लाइन पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, उनमें तोरवा साईं मंदिर के पास रहने वाले 25 वर्षीय नीरज शाह और तेलीपारा निवासी विशाल केशरवानी शामिल हैं। आरोपियों से 2 लाख रुपए कीमत का भारी मात्रा में हुक्का फ्लेवर के साथ हुक्का पार्ट्स, चिलम, पाइप समेत अन्य सामान जब्त किया गया है। नशे के खिलाफ बिलासपुर पुलिस एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। पान दुकान की आड़ में हुक्का सामग्री बेचने वाले 2 आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हुक्का बेचने वाले आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में हुक्का सहित उपयोग में आने वाले सामान को जब्त किया है। मामले का खुलासा करते हुए सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि लकी चंदन पान सेंटर प्रताप चौक का संचालक तेलीपारा निवासी विशाल केसरवानी अवैध रूप से हुक्का तंबाकू बेच रहा है। पुलिस ने मौके में जाकर दबिश दी तो पता चला कि हुक्का सप्लायर तोरवा निवासी नीरज शाह प्रतिबंधित हुक्का सामग्री को बेचने का काम करता है। उसके कब्जे से पुलिस को बड़ी मात्रा में हुक्का फ्लेवर के साथ हुक्का पॉट्स, चिलम पाइप, सिगार, फ्लेवर्ड सिगरेट, चिमटा जैसे नशे के सामान बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोटप्पा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। संचालक विशाल केसरवानी और नीरज शाह, ये दोनों प्रतिबंधित जो तंबाकू उत्पाद है और हुक्का का जो सेट है जो नाबालिगों को इनके द्वारा विक्रय किया जा रहा था, इसकी सूचना पर सिविल लाइन पुलिस की टीम के द्वारा वहाँ पर रेड किया गया और जो है प्रतिबंधित जो हुक्का सेट और तंबाकू के सामान को जब्त किया गया है, जिसमें हुक्का का पॉट, चिमनी, उसके चीलम और तंबाकू जो हुक्का में उपयोग किया जाता है, ये सभी सामान जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 2 लाख रुपए है, इसको जब्त किया गया है। पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हुक्का का सामान जब्त किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अवैध रूप से हुक्का का संचालन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि इस तरह की जानकारी पुलिस के साथ जरूर साझा करें। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट।
गौरी गौरा विसर्जन को लेकर बिल्हा क्षेत्र से लगभग आधा दर्जन गांव से मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें लगभग 13 लोग आहत हुए। बिल्हा पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। घटना में आहत लोगों को डॉक्टरी मुलाहिजा के लिए अस्पताल भेजा गया है। शुक्रवार को बिलासपुर रायपुर हाईवे मार्ग में स्थित बोदरी नगर पंचायत के अंतर्गत आशीर्वाद वैली में रहने वाले कुछ लोग जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। उन्होंने बताया कि कई दिनों से उनकी कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार के द्वारा कॉलोनी वासियों को आतंकित भयभीत किया जा रहा है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ उनके द्वारा गाली गलौज की जाती है। उन्हीं लोगों के द्वारा कॉलोनी के लोगों के खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत शिकायत भी करा दी जाती है। आए हुए फरियादियों ने 27 अक्टूबर की रात की एक घटना का उदाहरण देते हुए उस परिवार के खिलाफ कार्यवाही की मांग पुलिस प्रशासन से की है। मैं जब जिम में अकेले था तो टारगेटेड मुझको बहुत दिन से, शायद ये प्री प्लान था इनका, श्रीमती कविता सिंह जी के घर वाले जो हैं उन्होंने मुझ पर अटैक किया और झूठे झूठे अनर्गल आरोप लगाए और मुझको बदनाम करने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी, मारा पीटी किया। श्रीमती कविता सिंह जी की लड़की अनुष्ठा, ऐसा कुछ नाम है उनका, अनुष्ठा सिंह, भगवान ने मुझको बचा लिया शायद, नहीं तो महिलाओं के सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून को इन्होंने दुरुपयोग करके मुझको बिल्कुल फंसाने की साजिश रच दी थी इन्होंने। हर कॉलोनी की गतिविधियों में विरोध उत्पन्न करते हैं और ना ही मेंटेनेंस देते हैं और ये करते हैं और हमेशा से अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत करना, ये करना, 4 बार वो शिकायत कर चुके हैं जिसको झूठा पाया गया है। और उनकी यहाँ की महिला कविता सिंह जो है वो एक महिला होने के नाते हमेशा क्या करती है, एक कॉपी एसपी मैडम को दे देती है। चूँकि ये प्रक्रिया में है कि एसपी मैडम उसको थाना भेज देती है और थाने से बार बार हमको बुलाया जाता है, वहाँ बयान लिया जाता है और हर निराधार और झूठा पाया जाता है। मैडम से निवेदन करने आए हैं कि उनका निराकरण करते हुए उनको समझाइश दी जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए, क्योंकि अब समझाइश की स्थिति नहीं है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य शासन से निर्देश मिलते ही बिलासपुर पुलिस ग्राउंड में एक दिवसीय राज्य स्थापना दिवस मनाने तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विकास विभाग की विभागीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। विशेष उपलब्धियों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। जिला स्तर पर स्थानीय कलाकारों के द्वारा एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। मुख्यालय के सभी शासकीय विभागों में 1 नवंबर की रात्रि को रोशनी की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग से हमको जो राज्योत्सव के संबंध में विस्तृत निर्देश होते हैं वो मिल चुके हैं। हमको हमारे मुख्य अतिथि का भी नाम मिल चुका है, माननीय मैडम होगी, संसदीय सचिव मैडम होगी मुख्य अतिथि। और राज्योत्सव अंतर्गत जो एक दिवसीय कार्यक्रम रखेंगे, 1 तारीख को ही होगा, शाम को होगा। इसमें विभागीय स्टॉल जो काम हुए विभागों द्वारा उनको प्रदर्शित किया जाएगा और कुछ जो लोकल सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनको भी शाम को प्रदर्शित किया जाएगा। पुलिस ग्राउंड में ही किया जाएगा। इन सभी शासकीय कार्यालयों में छुट्टी के भी आदेश जारी हुए हैं और सभी शासकीय कार्यालयों में रोशनी करने के भी आदेश जारी हुए हैं। तो हम सभी शासकीय कार्यालयों को सजाई, उनकी पेंटिंग और ये सब भी कार्रवाई करवाएंगे। कलेक्टर ने जानकारी दी कि तखतपुर विधायक संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह इस मौके पर मुख्य अतिथि होंगी। शासन के आदेश के अनुसार कल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को अवगत कराने के साथ साथ कार्यक्रम में उन्हें लाभान्वित भी किया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। महिला शिक्षक भर्ती के लिए दस्तावेजों की जांच के दौरान शिक्षा विभाग को निराशा हुई। 20 में केवल 3 उम्मीदवार योग्य पाए गए। जिले के 2 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में नर्सरी क्लास शुरू किया जाना है। प्रति नियुक्ति पर प्राचार्य की भर्ती और नर्सरी क्लास के लिए शिक्षिकाओं की संविदा भर्ती करने शुक्रवार को जिला शिक्षा विभाग ने तारबहार अंग्रेजी माध्यम स्कूल में उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। 20 महिला उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की गई। इनमें केवल 3 योग्य पाए गए। शहर के स्वामी आत्मानंद तारबहार और तिलक नगर स्कूल में नर्सरी क्लास के लिए 2-2 शिक्षिकाओं की भर्ती किया जाना है। इसकी पूर्ति के लिए विभाग ने 113 आवेदकों में से 20 को बुलावा भेजा था। अब फिर से 20 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसी तरह तिलक नगर और मस्तूरी के स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रति नियुक्ति पर प्राचार्य की भर्ती किया जाना है। एसडीएम, जिला शिक्षा अधिकारी समेत 5 सदस्यीय पैनल ने
10 में से उपस्थित 9 उम्मीदवारों का स्किल परखा। प्राचार्य के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, अभी उसका इंटरव्यू की कार्यवाही चल रही है और 1-2 दिन में इसका रिजल्ट भी हम जारी कर देंगे। इसके अलावा नर्सरी शिक्षिका का भी इंटरव्यू होना है। कलेक्टर साहब का निर्देश है कि 2 स्कूलों में कम से कम अभी इसी साल नर्सरी क्लास प्रारंभ किया जाए और उसके लिए हमने आवेदन मंगाए थे। बच्चों का लॉटरी भी हो चुका है। शिक्षिका का जैसे ही होगा चयन, उसके बाद हम उनको शुरू कर देंगे। शिक्षिका भर्ती में सामान्य और अनुसूचित जाति वर्ग का ख्याल रखा गया है। बताया जा रहा है भर्ती की प्रक्रिया अगले 1 सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। मौसम में परिवर्तन होते ही सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज सिम्स जिला अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में पहुंचने लगे हैं। सरकारी व्यवस्था से मरीजों को हमेशा की तरह 2-4 होना पड़ रहा है। सिम्स की बात करें तो यहां पर्ची कटवाने के लिए मरीजों को ओपीडी में लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। चिकित्सकों के परामर्श के बाद मरीज काउंटर से मेडिसिन ले रहे हैं। पीड़ितों में ज्यादातर बच्चे, बूढ़े शामिल हैं। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जिले में धान खरीदी की तैयारी पूरी, बाहरी और पुराना धान खपाने वालों पर प्रशासन की कड़ी निगाह। सिविल लाइन पुलिस ने हुक्का सामग्री बेच रहे दुकानदार को पकड़ा। प्रतिबंधित सामग्री के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। जिला मुख्यालयों में राज्य स्थापना पर होंगे 1 दिवसीय कार्यक्रम। रोशनी से नहाएंगे विभागीय कार्यालय। पहली बार बिलासपुर में हो रहा एथलेटिक्स प्रतियोगिता। 29 को उद्घाटन, 31 को किया जाएगा समापन। और नेवरा में फैक्ट्री स्थापना का हुआ जोरदार विरोध। जनसुनवाई में भड़के ग्रामीण। राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन शहर में पहली बार किया जाएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन के महासचिव और प्रदेश संघ के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, महत्वपूर्ण आयोजन तय मापदंड के अनुसार कराने व्यापक तैयारियां की गई हैं। देश भर से 711 खिलाड़ी स्पर्धा में भाग लेंगे। दूसरी अंडर 23 नेशनल एथलेटिक्स महिला पुरुष प्रतियोगिता का आगाज 29 अक्टूबर को होगा और ये 31 अक्टूबर तक चलेगी। इसके लिए बहतराई आउटडोर स्टेडियम में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। यहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के महासचिव रविंद्र चौधरी ने बताया कि बेहद महत्वपूर्ण आयोजन में 700 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके लिए 28 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश और 11 यूनिट सहित कुल 48 टीमें शामिल हो रही है। यह बेहतरीन अवसर है छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए। कई रिकॉर्ड होल्डर खिलाड़ी यहां अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एथलेटिक्स का प्रतियोगिता कराना और दूसरी गेम की प्रतियोगिता कराने में बहुत फ़र्क है और इसके लिए बहुत अच्छे से यहाँ के लोगों ने, यहाँ की एथलेटिक्स संघ ने तैयारी की है। जैसे कि आपको पता है कि एथलेटिक्स के अंदर बहुत अलग अलग किस्म के इवेंट्स होते हैं, हर का सामान अलग से होता है, तो सभी सामान और जो वो अरेंजमेंट इन्होंने किया है। और एथलीट्स जो हैं यहाँ पे बहुत ऐसे एथलीट्स भी आ रहे हैं जिनका जूनियर वर्ल्ड जूनियर खेले हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं और रिकॉर्ड होल्डर्स हैं यहाँ पे। और इस मीट के आयोजन से यहाँ के लोकल बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष GS बामरा ने कहा, AFI के निर्देशों नियम का पालन इस प्रतियोगिता के दौरान किया जाएगा। सभी राज्यों से वहां के अधिकृत खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार और जिला प्रशासन का सहयोग मिलने से आयोजन संभव हुआ है। जो खिलाड़ी प्रतिभागी हैं वो पहले अपने स्टेट से एक नाम से होता क्वालिफाइड, वो क्वालिफाइड क्लियर करने के बाद ही वो नॉमिनेट किए जाते हैं ऑल इंडिया नेशनल खेलने के लिए। तो हर स्टेट से, पूरे हिंदुस्तान के जितने स्टेट है, सब जो बच्चे बच्चियाँ आई हैं वो नाम से अपने क्वालिफाई करने के उपरांत ही इस नेशनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम लोग छत्तीसगढ़ एथलीट एसोसिएशन और बिलासपुर जिला एसोसिएशन पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उन बच्चों के लिए जितनी भी सुविधा उपलब्ध हो सकती है, जितने इक्विपमेंट हो सकते हैं, सब उपलब्ध कराया जाए। खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था बहतराई स्टेडियम में की गई है।
प्रतियोगिता में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, पूर्व ओलंपियन, अंतर्राष्ट्रीय और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी, साथ ही क्वालिफाइड प्रशिक्षकों के आने से खेल की भव्यता और आकर्षण देखने लायक होगा। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। राज्य स्तरीय शालेय खेल स्पर्धा के दूसरे दिन बिलासपुर ने क्रिकेट के अपने दोनों मैच जीते। दुर्ग को 7 विकेट से हराया, जबकि सरगुजा को 140 रनों से शिकस्त दी। इसी तरह रायपुर और दुर्ग ने प्रतिद्वंदी बस्तर की टीम को 10 विकेट से बड़े अंतर से पराजित किया। हॉकी में गर्ल्स बॉयज के मुकाबले बहतराई एस्ट्रो टर्फ में हुए। अंडर 19 बालिका वर्ग में सरगुजा ने रायपुर को 2 के मुकाबले 7 गोल से हराया। बिलासपुर की टीम ने दुर्ग को 7 गोल से शिकस्त दी। बालक वर्ग में बस्तर को सरगुजा ने 7 गोल से हराया और बिलासपुर की टीम ने रायपुर को 7 गोल से मात दी। सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के बेसबॉल टीम का दबदबा कायम है। अंडर 14 बालक वर्ग में दुर्ग, सरगुजा, रायपुर की टीम ने प्रतिद्वंदी को हराया। इसी तरह अंडर 14 बालिका वर्ग में बस्तर, दुर्ग और रायपुर की टीमें विजयी रहीं। अव्यवस्था का सामना करना खिलाड़ियों की नियति बन गया है। शहर में चल रहे राज्य स्तरीय शालेय खेल में बदइंतजामी की शिकायत शुरू से की जा रही है। शुक्रवार को बहतराई एस्ट्रो टर्फ मैदान के बाहर हॉकी खिलाड़ी घंटों बैठे रहे। आवास स्थल लेकर जाने बस नहीं मिलने से वह भूखे प्यासे इंतजार कर रहे थे। मेहमान खिलाड़ियों ने बताया वह एक मैच खेलकर पिछले कई घंटों से बस आने का इंतजार कर रहे हैं। आवास जाकर भोजन करना है, फिर उन्हें वापस मैदान लौटना पड़ेगा। जिला खेल परिसर और राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में भी खिलाड़ियों को लेकर जाने बस समय पर नहीं पहुंची। जिला प्रशासन की व्यवस्था संभालने वाले अधिकारी भी कहीं नहीं दिखे। पिछले 2 घंटे से मैच खेल के बैठे हैं यहाँ पे, बस का इंतजार करते। अभी कुछ भी नहीं पता, बस अभी आई नहीं हमारी। अभी जाते वहाँ खाना वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट करते, उसके बाद 4 बजे फिर हम लोग का मैच है। तो अभी बोलते हैं कि स्कूल का टाइम है, 1 बजे छुट्टी होता है, तो बस उनको छोड़ने गए, उसके बाद हम लोग को लेने आएंगे। और हम लोग बैठे हैं करीब 11 बजे से, 10-11 बजे से 2-3 घंटा हो गया। मैच ख़त्म हुए, अभी 3 बजे जस्ट और मैच है, तो हम लोग खाना खा के खेलने कैसे आ पाएंगे। ग्राम नेवरा में प्रस्तावित CPCBL स्टील एंड पावर प्लांट की जनसुनवाई का ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया। महज 1 घंटे में ही विरोध के बाद जनसुनवाई स्थल से ग्रामीण बाहर चले गए। इसके बाद अधिकारी भी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से रवाना हो गए। जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को नेवरा में प्रस्तावित CPCBL स्टील एंड पावर प्लांट के संबंध में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, लेकिन इस जन सुनवाई में अधिकारियों को ग्रामीणों की काफी खरी खोटी सुननी पड़ी। अंत में अधिकारियों को विरोध का सामना करते हुए अपना बोरिया बिस्तर समेटकर जाना पड़ गया। दरअसल नेवरा में भी गुपचुप तरीके से इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ भी EIA रिपोर्ट में वस्तु स्थिति को छिपाया गया है, जबकि अधिकारियों को भी वस्तु स्थिति की सारी जानकारी है। बावजूद इसके EIA रिपोर्ट गलत तैयार की गई। CPCBL संचालकों ने EIA रिपोर्ट में कई जानकारियों को जानबूझकर उल्लेख नहीं किया गया है, जिसका विरोध आसपास के गांव के लोग कर रहे हैं। जन सुनवाई की सूचना के बाद से ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा रहा था। शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और यहाँ खुलने वाले प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों ने अधिकारियों को जमकर सुनाया और जन सुनवाई का बहिष्कार कर दिया। ये जन सुनवाई पूरी तरह फर्जी है, इसका विरोध है ना समर्थन है, क्योंकि 12/8 को इन्हें ज्ञापन दिया था और जिला कलेक्टर के पावर अथॉरिटी से हट गया है। जिला कलेक्टर हायर सेकेंडरी दिल्ली को पत्र लिखना था कि समय अवधि पार हो गई है, लेकिन जिला कलेक्टर महोदय ने इस काम को नहीं किया। इसकी जवाबदेही बनती है और ये हाईकोर्ट में जाएंगे, हमने केस लगा रखा है। दूसरी बात, EIA रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी है, जो हमने जिक्र किया, आपने देखा माइक पे, वहाँ पे यहाँ के वस्तु स्थिति को नहीं लिखा गया है। EIA रिपोर्ट सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में लिखा गया है। प्रशासनिक गुंडागर्दी एकदम पिता और तंबू तान दिया गया, उनको मजबूर कर दिया गया लाने के लिए। ये छत्तीसगढ़ में ही दिख रहा है। अधिकारी लोग से यही पूछना चाह रहा था, मेरा मेन पूछने का कारण यही था कि जैसे हम लोग पर्यावरण यहाँ प्रदूषण नहीं होंगे, तो उन लोग क्या लिख के देंगे क्या कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा? लिखित में देंगे क्या कि यहाँ का कुछ भी नुकसान नहीं होगा? फिर यहाँ स्कूल है, नेवरा में स्कूल है, यहाँ स्कूल है, तहसील है, और मेरे ख्याल से लगभग भैया 35 बता रहे थे, मैं बोलता हूँ जितने 11 पंचायत हैं वहाँ 135 तालाब होगा, जिसमें सभी का पानी दूषित होगा ही होगा, गारंटी के साथ।
आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा हम लोग को परेशानी होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होगा इससे, और आए दिन हम लोग के गांव में घटना घटेगा और 50 से 60 यहाँ पर हाईवे चलेगा, जिससे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा और साथ ही साथ ज़मीन जो है बंजर हो जाएगा और जो किसान भाई हैं उन लोग को बहुत तकलीफ़ होगा और आने वाले टाइम में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा, अभी जो है चल जाएगा लेकिन हमारे आने वाले बच्चे और भविष्य में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगा। ग्रामीणों ने बताया कि प्लांट स्थापित होने से करीब 21 ग्राम पंचायतें प्रभावित होंगी, लेकिन विवादों से बचने के लिए अधिकारियों से मिलीभगत कर प्लांट संचालक ने सिर्फ 11 पंचायतों को ही इसमें शामिल किया है। जानकारी के अनुसार अरपा से जल का दोहन किया जाएगा। ये जानते हुए भी पर्यावरण विभाग की चुप्पी समझ से परे है। ऐसे में सभी प्रस्तावित गांव के सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर प्रस्तावित पावर प्लांट का विरोध करने और जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। पिछले साल इसी सीजन में जो आलू 25 रुपए किलो में मिल रहा था वह इस बार 35 रुपए किलो में बिक रहा है। वहीं जो प्याज 35 रुपए किलो में ग्राहकों को मिल रहा था वह 30 रुपए का पड़ रहा है। यानी आलू के दाम पिछले साल से ज्यादा हैं, जबकि प्याज में थोड़ी राहत है, जबकि सब्जियां 40 रुपए किलो से ज्यादा में मिल रही हैं। सबसे ज्यादा खपत रसोई में आलू की रहती है। आलू के दाम ज्यादा होने पर इसका असर घर के बजट पर पड़ता है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबों में भी इसका असर दिखाई देता है। विक्रेताओं के कमीशन के चक्कर में लोगों को ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। छठ पूजा के लिए तिफरा का नया तालाब संवारा जा रहा है। कई साल हुए उत्तर भारतीय परिवार यहां छठ पूजा के लिए एकत्रित होते हैं। त्योहार के पहले तिफरा छठ पूजा समिति के सदस्यों ने यहां सफाई अभियान चलाया। तालाब के आसपास फैली गंदगी साफ किया गया। छठ व्रतियों और उनके परिवार वालों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने कर्मचारियों को साफ सफाई में लगाया है। सभी मिलकर तालाब के पानी और आसपास जमा कचरा साफ करने में जुटे हैं। रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने उत्तर भारतीय परिवार बड़ी संख्या में तिफरा के नया तालाब पहुंचेंगे। छठ पूजा समिति द्वारा नगर निगम के सौजन्य से साफ तिफला छठ तालाब का सौंदर्य सफाई का कार्य किया जा रहा है। आज हमारी समिति के सारे लोग इकट्ठा हैं और नगर निगम से कर्मचारी पूरे आए हुए हैं। साफ सफाई चल रही है और 2 दिन के अंदर पूरी साफ सफाई हो जाएगी और 30 और 31 हमारा त्यौहार है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत।